हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 ईटीएफ्स, डेब्ट एंड लिक्विड फंड्स को अपना पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैंने आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर तक पूरा करा दिया था। तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 5.3 व्हाट आर REITs। अभी REITs क्या होता है? इसकी एक फुल फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपना जो वर्किंग है वहाँ तक हम करने वाले हैं। तो आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो देख ली है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा ETF क्या है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ETF होता क्या है। तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। इसलिए पहले आपको जो पार्ट 1 है चैप्टर 5 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे समझो। उसमें मैंने ETF का इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? व्हाट आर REITs, यानी कि REITs क्या होते हैं? सो REITs और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड. They invest in real estate assets and give return to the investor based on the return from the real estate. Like a mutual fund, REITs collect money from many investors and invest the same in real estate property like offices, residential apartment, shopping malls, hotels or warehouses. These REITs are, अच्छा देखो मैं इसे REITs बोल रही हूँ. These REITs are listed on stock exchange. The investor can directly buy and sell units from the stock exchange. अब इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है जो हमारा REITs है ना, यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अब सीधा सीधा पढ़ने में ही समझ में आ रहा है रियल इस्टेट, यानी कि रियल इस्टेट यानी कि यहाँ पे हम रियल इस्टेट इन द सेंस जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो मकान, दुकान और ये हमारे अपार्टमेंट्स, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, REITs में क्या होता है कि ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह है. म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो? अपना पैसा ला देते हो और म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ पे क्या होगा, ये आप अपना पैसा दोगे, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपके पैसे को स्कीम में नहीं लगाएंगे, आपके पैसे को रियल इस्टेट असेट्स में लगाएंगे. और जो रिटर्न बनेगा उस रियल इस्टेट में, जैसे कि आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि ज़मीन पे, मकान, दुकानों पे, इन सब पे हमेशा रेट बढ़ते हैं. शायद ही बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका ज़मीन पे दाम गिरेगा. अगर आप अपने माँ बाप से भी पूछते हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं और आप उनसे पूछेंगे कि मम्मी अगर हम ज़मीन पे पैसा लगाते हैं, तो आपको हमेशा पता चलेगा कि ज़मीन में पैसा हमेशा बढ़ता है. सोने में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सोने में भी पैसा बढ़ता है ना. देखो, पहले एक टाइम था जब सोना 2000 या 5000 का आता था, है ना, 5000 तोले ऐसे ही कुछ, शायद ऐसे ही कुछ था. तो आप देखो 5000 का आता था और आज देखो 50-55 का हो गया है तो सोना, है ना. तो ऐसा ही ये है कि जो हम ज़मीन पे, प्रॉपर्टीज़ पे, अपार्टमेंट्स में, होटल्स में और ये जो हमारे ऑफिसेज हो गए, इन सब में जो हम पैसा लगाते हैं ना, इन सब में पैसा हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम और छोटी मोटी स्कीम्स देखें तो इसलिए यहाँ पे रियल इस्टेट की बात की गई है कि अगर आप अपना पैसा दोगे, ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह, आप अपना पैसा दोगे, आपके पैसे को रियल इस्टेट में लगा देंगे. रियल इस्टेट में जो आपका रिटर्न बनेगा, जो भी आपका रियल इस्टेट जिस भी प्राइस का बिका है, उसके बाद जो रिटर्न बनता है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह है. इन्वेस्टर को क्या करना है? बस अपना पैसा लाना है, इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को वो कहाँ लगा देंगे? रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे. अब रियल इस्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे कि ऑफिसेज हो गए, रेसिडेंटल अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, वेयर हाउसेज. तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सब हमारी रियल इस्टेट में आती हैं. सो दीज REITs आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ऐसा नहीं कि कोई किसी ने पैसा लगाया और वो इंसान आके आपका घर खरीद लेगा, ना ना, ऐसा नहीं होने वाला. जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाएंगी ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी. ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया और उन्होंने पैसा आपके पड़ोसी के मकान पे लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो जिस घर में, जिस मकान में, जिस अपार्टमेंट में, जिस भी रियल इस्टेट में पैसा लगाएंगे, वो रियल इस्टेट क्या होगा? वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा. और यहाँ पे जो हमारा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, ये भी कोई एरा गैरा नहीं है. ये भी हमारा क्या होता है? म्यूचुअल फंड बोल रही हूँ मैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है. सो इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली, अब इन्वेस्टर यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकता है? स्टॉक एक्सचेंज में जाके बाय और सेल कर सकता है REITs को, यानी कि वो जाके अपना पैसा REITs में डायरेक्टली लगा सकता है. और अगर वो चाहे तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगा सकता है और चाहे तो अपना पैसा वापस भी ले सकता है.
अब देखो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है, REITs आर एक्चुअली ट्रस्ट एंड हेंस देयर असेट्स आर इन हैंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर. द ट्रस्टीज is bound to ensure compliance with applicable laws and protect the right of the unit holders. यानी कि जो हमारा REITs है वो क्या है, वो एक्चुअली एक ट्रस्ट है. ठीक है, अब ट्रस्ट हम खुद नहीं चला सकते. ट्रस्ट कौन चलाता है? ट्रस्ट चलाता है ट्रस्टीज़. तो यहाँ पे जो REITs है, जो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट, देखो नाम में ही है ना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो ट्रस्ट खुद तो नहीं चलता, ट्रस्ट को चलाने के लिए ट्रस्टीज़ चाहिए होते हैं. तो जो ट्रस्टीज़ होते हैं ये बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स के क्या करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सिर्फ पैसा दिया है, काम कौन करेगा? ट्रस्टीज़ करेंगे. तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं. तो इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं वो क्या करता है? काम करते हैं. तो यहाँ पे ट्रस्टीज़ क्या करते हैं? ट्रस्टीज़ अब ऐसा नहीं कि हमने पैसा दे दिया तो अब ट्रस्टीज़ कुछ भी हमारे पैसे के संग करेंगे, नहीं. ट्रस्टीज़ क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेंगे और यूनिट होल्डर्स जो हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे. यूनिट होल्डर यानी कि क्या, कि अब आपने क्या करा, अब आपने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया है तो आपको यूनिट मिली होंगी ना, तभी तो आपने REITs को खरीदा है, तभी तो आपने REITs में पैसा इन्वेस्ट किया है. तो जो यूनिट होल्डर्स हैं, जिन जिनके पास ये यूनिट्स हैं, तो उनको क्या करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पे हमारे लिए कौन इंश्योर करता है? ट्रस्टीज इंश्योर करते हैं. आगे देखो, इनकम टैक्स द फॉर्म ऑफ रेंटर्स एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर एज डिविडेंड. मनी इज रेज्ड फ्रॉम यूनिट होल्डर्स थ्रू IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर. अच्छा देखो क्या दिया है कि अब जो इनकम है ना वो यहाँ पे दो तरीके से आ सकती है, जैसे रेंटल फॉर्म में और कैपिटल गेन में. यानी कि अब जैसे अगर आपने REITs में इन्वेस्ट किया तो अब जिस भी मकान दुकान में उन्होंने इन्वेस्ट किया है आपका पैसा, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किराए पे उठ रखा हो, घर या मकान जो भी है वो, है ना. और ऐसा भी हो सकता है कि वो घर मकान बस ऐसा ही पूरा एक है और उन्होंने बस डायरेक्ट बोल दिया है कि आप बस हमारा घर बेच दो, हमने किराएदार नहीं छोड़ रखे हैं. तो अगर किराएदार होते हैं तो अब यहाँ पे हमारी मर्जी होती है ना कि हम डिविडेंड लेना चाहेंगे या फिर हम पूरा का पूरा ही पैसा एक बारी में लेना चाहेंगे. तो यहाँ पे अगर रेंटल्स होते हैं तो हमें डिविडेंड के फॉर्म में भी यहाँ पे हमारा पैसा मिलता रहता है. तो ये हमारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें दो तरीके से पैसा मिल सकता है, या तो रेंटल फॉर्म में, जिसे हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं अगर रेंटल फॉर्म में आता है तो, और कैपिटल गेन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर पूरा का पूरा हमने मकान बेच दिया या फिर जो भी घर है वो हमने पूरा का पूरा बेच दिया, तो उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो हमारा रिटर्न है वो हम इन्वेस्टर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब हमारा ये जो REITs है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया. अब अगर हम बात करें अपने गोल्ड ETF की, आ जाओ सोना चांदी खेलेंगे अब. चलो देखो क्या दिया है, वाई गोल्ड ETF. अच्छा, गोल्ड ETFs हम पढ़ तो चुके हैं कि GETFs होते क्या हैं, पढ़ लिया ना आई थिंक हमने. हाँ हमने आई थिंक पीछे पेज पे ही पढ़ा था. नहीं अभी हमने ETF गोल्ड हमने ETF पढ़ा है, गोल्ड ETF भी पढ़ा नहीं है. हाँ मुझे याद आ गया. तो देखो देख लेते हैं गोल्ड ETF होते क्या हैं और इनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. तो देखो क्या दिया है, गोल्ड ETFs GETFs, यानी कि आप गोल्ड ETF भी बोल सकते हो और इन्हें थोड़ा तमीज़ देके, इज्जत देके GETFs भी बोल सकते हो. जैसे हमारे यहाँ लगाते हैं ना दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी, तो ऐसे ये ETF को लगा दो आप सामने जी, द GETF. तो देखो गोल्ड ETF GETFs आर स्पेशल टाइप ऑफ ETF. ये बहुत ही स्पेशल टाइप के ETFs होते हैं क्योंकि इसमें सोना चांदी है. नहीं देखो ETFs विच इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज़. This product gives the investor an option to diversify his investment into various asset classes other than equity and debt. Traditionally, Indians are known to be big buyers of Indians. इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडियंस जो हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उन्हें पहले के टाइम से ही ट्रेडिशनली ही जो गोल्ड है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत शौक था. और ये हमारा एक पुराना क्या रह चुका है, ट्रेडिशन रह चुका नहीं कि अभी भी हमारा कंटिन्यू हो रहा है ट्रेडिशन, कि इंडिया में लोग जो सोना है, जो गोल्ड है, उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं, अपने लिए सेफ समझते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे इंडियंस जो हैं उन्हें सबसे बड़ा बायर समझा जाता है गोल्ड का, एज एन ओल्ड ट्रेडिशन. सो गोल्ड एज एन असेट क्लास इज कंसिडर्ड टू बी सेफ. दिस इज़ बिकॉज गोल्ड प्राइस आर डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट. जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़े टाइम पहले REITs में ही, कि सोना जो और मकान जो है इन पे प्राइस बहुत कम गिरते हैं और मोस्टली तो गिरते ही नहीं हैं. तो जो सोने में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सेफ समझते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो गोल्ड है ना उसका प्राइस
कम होना, उसका प्राइस डिक्रीज़ होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि सोने के दाम गिर जाएँ, है ना। तो इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। एंड देयर फॉर इन्जॉय बेटर प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी, और सोना का जो दाम है उसकी ट्रांसपेरेंसी तो हर किसी को पता है। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना सोना किस भाव चल रहा है तो वो भी बता देगा। उसे प्याज टमाटर की नहीं पता होगी पर उसे सोने की पता होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि जो गोल्ड ETFs है ना वो एक स्पेशल टाइप के ETFs होते हैं, क्योंकि हम इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, अलग अलग एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड भी सिर्फ एक तरीका का थोड़ी ना होता है, बहुत टाइप का गोल्ड होता है। ज्वेलरी होती है हमारी गोल्ड में, हम कच्चे सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लासेस हमें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्या है, लोगों के लिए सेफ़ है, क्योंकि जो गोल्ड है उसका प्राइस गिरना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। और प्राइस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो गोल्ड में कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि गोल्ड की प्राइसिंग अभी क्या चल रही है। सो व्हेन अदर फाइनेंशियल मार्केट आर वीक, अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई और फाइनेंशियल मार्केट अगर धीमी चल रही है या वीक चल रही है, बट स्टिल गोल्ड जो है वो अच्छे रिटर्न्स ही प्रोवाइड करेगा। हमें पता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस नहीं गिरते हैं। अगर महंगाई आती है तो भी गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई नहीं है तब भी गोल्ड के प्राइस हाई ही रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई और मार्केट वीक परफॉर्म कर रही है तब भी जो गोल्ड है वो अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। और अगर आप क्या चाहते हो, आपको अगर इमरजेंसी में लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि अगर आप क्या चाहते हो कोई भी बेनिफिट एंजॉय करना चाहते हो, या फिर आपको लिक्विडिटी चाहिए इन केस अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपके पास बहुत सारा पैसा इन कैश अवेलेबल नहीं है, और आपने अगर आपके पास है भी तो आपने वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसा तो नहीं ना कि रातों रात आप सारा पैसा निकलवा लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इतनी जल्दी लिक्विडिटी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं देती। बट अगर आप क्या करोगे, अगर आपके पास सोना है तो आप सोने को बेचकर क्या कर सकते हो, तुरंत लिक्विडिटी, यानी कि तुरंत अपने सोने को बेचकर तुरंत कैश ले सकते हो। तो इन इमरजेंसी भी सोना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हम लिक्विडिटी बहुत जल्दी से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सोना बेच के कैश बहुत जल्दी ले सकते हैं ना, हाथों हाथ हम सोना बेचते हैं, हाथों हाथ हम कैश ले सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड की जो लिक्विडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो दैट इज़ वाई वी बाय गोल्ड among other things for children's marriage, for gifting during ceremonies etc. holding physical gold can, अच्छा देखो ये छोड़ो, अब देखो कि अगर सोना हमें बहुत, देखो इंडिया में सोना बिल्कुल ऐसा है कि लड़कियां और लड़कियां हो या लड़के हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सजा रहना होता है, तो सोने से सजा रहना होता है। कि देखोगे तो मांग टीका है, नाक में है जो नथली होती है, कान के झुमके होते हैं, गले में हमारा चेन होती है ना, और कंगन वंगन होता है। तो ये सब क्या है, अगर किसी बच्चे की शादी है, चिल्ड्रंस मैरिज है, या फिर अगर आपको सेरेमनी में गिफ्ट करना है, तो जो इंडिया है ना उसमें गोल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और लोगों को बहुत पसंद है गोल्ड। तो इसलिए गोल्ड जो है, इसलिए लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में बिलीव रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम अपने पास फिजिकल गोल्ड अपने हाथ में रखते हैं, घर में रखते हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यानी कि अगर आप फिजिकल गोल्ड को हाथ में रख रहे हो, इन द सेंस कि आपने सोना खरीद के अपने पास रख लिया है, तो उसके ना क्या है कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे कि सबसे पहला फियर ऑफ थेफ्ट, यानी कि चोरी होने का थ्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा, चोरी होने का फियर जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि फियर ऑफ थेफ्ट। यानी कि अगर आपके घर में आप ऐसे ही खुला सोना रखते हो, आप सोचोगे कि खुला सोना कौन रखेगा। अगर आप तिजोरी में भी रखोगे ना, तो भी चोरों को पता होता है कि तिजोरी में ही सोना होगा, कोई भी बेड पे रख के नहीं सोएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सोना है ना उसकी चोरी होने का डर बहुत रहता है, अगर आपने फिजिकल फॉर्म में रख रखा है तो। सेकेंड, यहाँ क्या दिया है, पेमेंट वेल्थ टैक्स। अब ये पेमेंट है, ठीक है। तो पेमेंट वेल्थ टैक्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सोना इतना ही रखा है तो पक्का आप अमीर तो हो गई। तो इसलिए अगर आपने फिजिकल फॉर्म में अपने घर में रख रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे कि जब सर्वेज होते हैं तो लोगों को पता रहती है कि कोई इंसान कैसा है, किसका घर मकान कैसा है, तो उसके पास कितना सोना हो सकता है, और उसके फिजिकल फॉर्म में उसने अपना सोना कितने पास में रख रखा है। तो इसलिए यहाँ पे फिर आपको वेल्थ टैक्स भी देना पड़ता है कि अगर आप इतने अमीर हो तो टैक्स दो सरकार को। तो ये भी एक परेशानी है। नो श्योरिटी ऑफ क्वालिटी, यानी कि अब आप, मेरी पेंसिल हर बार गिरती है। नो श्योरिटी ऑफ क्वालिटी इन द सेंस कि अब यहाँ पे आपने सोना खरीद लिया, बट उसकी क्या श्योरिटी है कि वो प्योर सोना है। प्योर सोना इन द सेंस 24 कैरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 कैरेट सोना तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो तो हाथ में रखोगे और उसे थोड़ा सा मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो उतना प्योर नहीं, बट हाँ
23 कैरेट, 22 कैरेट। अब इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है ना, सामने वाला आपसे बोल देगा हाँ जी 22 कैरेट का सोना है, तो आपके पास कोई क्या बोलते हैं श्योरिटी नहीं है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। सामने वाले ने बोल दिया और आप मान सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो, आप कुछ जांच पड़ताल नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपका सोना जो है जो आपके पास है वो प्योर है या नहीं। फोर्थ पॉइंट दिया है चेंजेस इन फैशन एंड ट्रेंड्स। अब फैशन, अगर फैशन की बात है, ट्रेंड की बात है ना, तो सही बताऊं तो हर एक दिन के आधे घंटे में ट्रेंड बदल जाता है ना। तो अगर मैं इन द सेंस कह रही हूँ कि अगर देखा जाए आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग फैशनेबल इतने ज़्यादा हो गए हैं, ट्रेंडी इतने हो गए हैं कि हर आधे आधे घंटे में ये लोग ट्रेंड बदलते हैं। बचाओ, कोई बेचारा कपड़े खरीद के लाता है, उसे पता चलती है आधे घंटे बाद ट्रेंड खत्म हो गया। तो कुछ ऐसा हाल है कि अगर आपने आज जो सबसे अच्छा ट्रेंड है, आपने उसके हिसाब से भले ही आपने क्या करा लिया, अपने बच्चों के लिए आपने क्या बना लिए, ज्वेलरीज बनवा ली, सेरेमनीज़ के लिए आपने गिफ्ट्स तैयार करवा लिए। बट अगर सोचो कुछ सालों बाद जब ये ट्रेंड बदलेगा, कुछ सालों बाद जब ये फैशन जो है, जो गोल्ड का आज सबसे अच्छा ट्रेंड है, जो गोल्ड का डिज़ाइन जो आज चल रहा है, अगर वो कुछ सालों बाद चेंज हो जाए तो हमें भी तो गोल्ड की, जैसे हम कहते हैं ना गोल्ड की रिंग पहले ऐसी आती थी, आज ऐसी आती हैं। पहले का ट्रेंड ऐसा था, आज का फैशन ऐसा है। तो अगर आप आज बनवा लेते हो, आज अपने फिजिकल फॉर्म में अपने पास गोल्ड रख लिया, तो इन फ्यूचर क्या होगा, जैसे ही ट्रेंड बदलेगा तो फिर ना वो आपकी पुरानी सी लगेगी, आपकी वो जो भी ज्वेलरी होगी वो पुरानी लगेगी। तो यहाँ पे ये एक हमारा फिजिकल फॉर्म में होल्ड करने का यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेजेस है। फिफ्थ पॉइंट है लॉकर कॉस्ट। अब आप अपने सोने को अगर आप लॉकर में रखवाते हो, अगर आप इन द बैंक पूरी सेफ्टी रखते हो, अगर आप घर में नहीं रखना चाहते, बैंक में रखवाते हो, लॉकर कॉस्ट, उसकी लॉकर कॉस्ट लगती है। क्योंकि अगर आप सेव करवा के रख रहे हो तो आप कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसे ही बस आपके सोने का ध्यान रखेगा। उसे क्या चाहिए, वो एक कॉस्ट चार्ज करेगा आप पे। तो यहाँ आपको लो सोना कुछ रखा हुआ है, आप बेकार में अपना मारे जा रहे हो लॉकर कॉस्ट। अब देखो लास्ट पॉइंट दिया है लेसर रियलाइजेशन ऑन रिमोल्डिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। यानी कि अगर आप अपने पास, अगर आपने आज सोने की कोई अंगूठी बनवाई या फिर आपने कोई चेन बनवाई, तो आप अपने हिसाब से बताओ कि आप कितनी बार उस सोने की अंगूठी को या फिर उस सोने की चेन को कितनी बार रिमोल्ड करा के कोई नया ऑर्नामेंट बनवाते हो। सोचो कि अगर आपने कोई अंगूठी खरीदी, लेकिन अब आपको क्या है, अगर उसमें कोई नया डिज़ाइन बनवाना है या फिर अब आपको वो अंगूठी नहीं चाहिए, अब आप कोई नई चेन चाहते हो, तो आप लोगों को पता है कि अब आप इसे तुड़वाओगे ना तो आपका इसमें से जो है कुछ परसेंटेज तो जो सुनार है, जो जूलर है वही रख लेगा। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि अगर आप अपने पास रखते हो ना तो उसकी वजह से आप रिमोल्डिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स में ना थोड़ा कम ध्यान देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने आज अपने पास एक अंगूठी बना के रखी और आप इसे कल तोड़ा फोड़ी करवाओगे इसमें, तो जो जूलर है, जो सुनार है, वो क्या करेगा, इसमें से थोड़ा अपना परसेंटेज रख लेगा हमारे सोने में से पैसा निकाल के, और आपको अलग से पैसा डाल के फिर नई ऑर्नामेंट बनानी पड़ेगी। तो ये फिजिकल फॉर्म में अगर आप रखते हो सोने को तो इसकी ये कुछ परेशानी है। अब आप सोचोगे परेशानी तो बता दी, हल भी बता दो थोड़ा, तो देखो वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं आगे दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ बस एक मिनट। अरे मेरी किताब सरक के वापस ही आ गई। अच्छा देखो, अब आपको सही सही दिख रहा होगा। हाँ ये देखो, GETFs कैन बी सेड टू बी अ न्यू एज प्रोडक्ट designed to suit our traditional requirements. GETFs score over all these disadvantages while at the same time retaining the inherent advantages of gold investing। यानी कि जो GETF है ना, अगर देखा जाए तो ये आजकल की जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यू प्रोडक्ट है। इन द सेंस कि पहले आप सोना लाते थे रखते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। आजकल की जनरेशन GETFs में ज़्यादा बिलीव रखती है। क्यों? क्योंकि जो GETF है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो भी हमारी डिसएडवांटेजेस बताई हैं ना मैंने, इन सभी को क्या करता है, फुलफिल करता है। ये भी जो हमारी डिसएडवांटेजेस हैं उन सभी को क्या करता है, यहाँ पे ख़त्म कर देता है। इन द सेंस कि GETF में हमें ऐसी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारी गोल्ड की इन्वेस्टिंग है वो भी क्या होती है, हमारे लिए एडवांटेजेस होती है, यानी कि हमारे लिए बेहतर होती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो देखो, इन केस ऑफ गोल्ड ETF इन्वेस्टर बाय यूनिट्स विच आर बैक्ड बाय गोल्ड। अच्छा ठीक है, दस एवरी टाइम एन इन्वेस्टर बाय 1 यूनिट ऑफ GETF इट इज़ सिमिलर टू इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड बीइंग earmarked for him somewhere. This क्या दिया है, thus his value are gold। अच्छा, thus his units are as good as gold। अच्छा क्या दिया है, मैं तो आपको सीधे सीधा समझाती हूँ। इसमें दिया है कि अब सोचो कि अगर आपने फिजिकल होल्डिंग में अपना गोल्ड जो है वो नहीं रख रखा, कि फिजिकल फॉर्म में आपके पास गोल्ड नहीं है, अब आप क्या करोगे, GETFs में इन्वेस्ट करोगे, यानी कि गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करोगे। तो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए पैसा होगा तभी आप खेल देख पाओगे, है ना। तो पैसा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेंगे, वो आ रहा है ना,
बिल्कुल वही है कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो यहाँ पे आपको वही करना है, सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, GETFs की यूनिट्स खरीदोगे, क्योंकि ETF अगर आप खरीदते हो तो आपको यूनिट मिलेंगी, ना कि इन द सेंस आपको सोना मिलेगा। आप GETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यूनिट मिली। आप समझो कि आपने 1 यूनिट ऑफ GETF की खरीदी, तो अगर आपने 1 यूनिट ऑफ GETF की खरीदी है ना, तो देखो यहाँ पे मैं बता रखा है कि 1 यूनिट कितने के बराबर होती है। सो से फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे मैं दे रखा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1 GETF खरीदा तो वो 1 ग्राम के बराबर होगा। यानी कि अगर आपने 1 GETF खरीदा है, 1 गोल्ड का ETF खरीदा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 1 ग्राम की। ठीक है, आपने 1 ग्राम, अगर आपने 1 GETF खरीदा, 1 गोल्ड ETF खरीदा, तो उसकी वैल्यू है 1 ग्राम की। और अगर आप बात करें यहाँ पे क्वालिटी की, जो हमें यहाँ पे श्योरिटी नहीं दी, यहाँ पे जो गोल्ड होता है ये 99.5% प्योर गोल्ड होता है। इसमें कोई भी आपके संग ऐसा नहीं करेगा कि सोने में तांबा मिला के आपको दे दिया। मतलब सोने में तांबा मिलाया जाता है, बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही गंदी क्वालिटी वाला सोना दिया जा रहा है, नहीं। आपको अच्छी क्वालिटी का प्योर सोना आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। सो देन बाइंग 1 GETF अंटिल एवरी मंथ फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिया है कि सोचो कि अगर आप क्या करते हो, हर महीने 1 GETF खरीदते हो और अगले आने वाले 20 सालों तक के लिए खरीदते हो, तो देखो 1 GETF 1 ग्राम के बराबर है। तो 1 महीने में 1 खरीद रहे हो, तो साल में कितने महीने होते हैं, साल में होता है 12 महीने। और 12 महीने आपने 1 साल का लगाया, और आप कितने साल तक खरीद रहे हो, 20 साल तक। तो 1 साल में 12, तो यानी कि 20 साल में कितना, तो 20 × 12 करो, तो 20 × 12 करोगे तो 224। यानी कि आपने क्या किया, 224 गोल्ड ETF खरीद लिए। तो अब 224 गोल्ड ETF खरीदना है, उसका मतलब क्या हो गया कि आपने 200 ग्राम सोना जो है वो आपने यहाँ पे गोल्ड ETFs के थ्रू खरीद रखा है। सो आफ्टर 20 ईयर्स द इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट। अब 20 साल के बाद अब आपका मन है कि अब बस मैंने बहुत खरीद लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये अपना जो गोल्ड है ये मुझे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। अब आप क्या करोगे, आप जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, अब वो कन्वर्ट कर सकता है अपने 240 ग्राम के सोने को फिजिकल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करेगा, अब उसे अगर अपने गोल्ड ETFs चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अगर उसे मतलब अपना सोना फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो वो क्या करेगा, 20 साल के बाद वो क्या करेगा, उसके पास 240 ग्राम का क्या है, सोना है। अब वो उसे फिजिकल होल्डिंग में कन्वर्ट कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के पास या फिर जहाँ से भी उसने क्या करा है ये GETFs खरीदा है, ऑब्वियसली बात है वो म्यूचुअल फंड से ही खरीदेगा, तो क्या करेगा वो वहाँ जाएगा म्यूचुअल फंड के पास, और जो अपनी यूनिट्स है ना उन्हें बेच देगा। अपनी यूनिट्स बेचेगा तभी तो उसे सोना मिलेगा ना। अब ऐसा नहीं कि उसने अपनी 1 यूनिट बेची और उसे 240 ग्राम का सोना मिल गया। 1 यूनिट 1 ग्राम, तो अगर उसे जितना भी सोना उसे चाहिए तो वो उतनी यूनिट बेच देगा। सोचो अगर उसे सारा सोना चाहिए, यानी कि उसे 240 ग्राम सोना चाहिए, तो अपनी 240 यूनिट बेच देगा। पर अगर उसे सोचो उसे सिर्फ 50 ग्राम सोना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी 50 यूनिट बेच देगा। सो सिंपल, इससे ज़्यादा आसान कुछ होगा बताओ, देखो कितना आसान था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अब जो भी आपका करंट प्राइस होगा ना उसके हिसाब से, ऐसा भी नहीं है कि आपको सस्ते में दे देंगे, ऐसे ही निपटा देंगे, नहीं। जो भी है आपका GETF इन द मार्केट एट द करंट प्राइस एंड बाय 240 ग्राम्स, यानी कि अब उस टाइम पे जो भी सोने का दाम चल रहा होगा, तो अगर आपने क्या किया, आपने अपनी यूनिट्स को बेचा और जो भी प्राइस है उस टाइम पे सोने का, आप क्या खरीद सकते हो, या तो वो प्राइस ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो 240 ग्राम सोना ही ले सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे आप इस तरह से अपने सोने को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो। देखो सेकेंडली हमें क्या दिया है, सेकेंडली ऑल दीज ईयर्स द इन्वेस्टर नीड। अच्छा देखो, जैसे कि अब हमने क्वालिटी की श्योरिटी हो गई हमारी, कि क्वालिटी क्या होगी 99.5% अच्छी ही होगी, यहाँ पे ये पूरी श्योरिटी देते हैं। सेकंड, अब इन्हें यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे कोई भी थेफ्ट का खतरा नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो यूनिट खरीद रखी है ना, उन्हें तो एक डॉक्यूमेंट मिल रखा है, उनके पास तो एक यूनिट है, उन्होंने कोई हाथ में सोना लेके थोड़ी ना घूम रहा है, तो उनके पास यूनिट है। अब यूनिट थोड़ी ना कोई चुराएगा कि बताओ भाई इससे डॉक्यूमेंट चुरा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा। तो यहाँ पे सोने के चोरी होने का भी खतरा नहीं था। तो पहला जो हमारा डिसएडवांटेज था वो भी खत्म हो गया। लॉकर चार्ज, यानी कि जो हमारा 5th डिसएडवांटेज है वो भी यहाँ पे हमारा खत्म होगा, क्योंकि आपने यूनिट खरीदी है। अब आप अपना थोड़ी ना सोना कहीं पे रखवा के बैठो जो आपको लॉकर चार्ज देना पड़ेगा, नहीं। क्वालिटी ऑफ गोल्ड भी क्या हो गई, क्वालिटी ऑफ गोल्ड भी हमारी क्या है, एकदम श्योर है हम कि 99.5% अच्छी है। 4th दिया है चेंज इन फैशन। अब आपने 20 साल के बाद निकाला,
तो 20 साल के बाद जो वहाँ पे ट्रेंडिंग फैशन होगा, अब आप क्या कर सकते हो, उसमें अपने सोने को कन्वर्ट करा सकते हो। अब आपके पास सोना है, अब आप चाहो तो जो भी वहाँ पे उस टाइम पे जो भी फैशन चल रहा है उसके हिसाब से अपनी जो ज्वेलरीज है उन्हें बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फैशन 20 साल में चेंज होता भी है तो भी आप लोगों पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा कहाँ है, आपने पैसा लगा रखा है GETFs में, और GETFs में जब आप चाहोगे उसी टाइम पे आप अपना गोल्ड ले सकते हो। और अगर देखें, एज ही वुड बी होल्डिंग गोल्ड इन पेपर्स, यानी कि आप सीधा सीधा बता दिया रखा है कि गोल्ड को हमने क्या कर रखा है, पेपर फॉर्म में अपने पास रख रखा है, तो ना तो चोरी का खतरा, ना लॉकर चार्ज, क्वालिटी ऑफ गोल्ड भी हमारी अच्छी है, और फैशन अगर बदलता भी है तो भी उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो as and when the investor need the gold, he may sell the units in the market and realize an amount equivalent to his holding at the then prevailing rate of gold ETF. This money can be used to buy physical gold and make ornaments. अच्छा, यानी कि हमें क्या बोला है कि अब जब भी इन्वेस्टर का मन है, अब ऐसा नहीं उसे 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो हर किसी को 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, कोई 2 साल इन्वेस्ट करके छोड़ दो, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने टाइम तक क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो। तो जब जिस इन्वेस्टर का मन होगा तब वो क्या कर सकता है, अपनी यूनिट्स को मार्केट में सेल कर सकता है, और गोल्ड को क्या कर सकता है, गोल्ड को अपने पास ले सकता है, और उस गोल्ड को क्या कर सकता है, फिजिकल गोल्ड को यूज़ करके क्या कर सकता है, अपनी ज्वेलरी, अपने ऑर्नामेंट्स बनवा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, ऑर्नामेंट एज पर द प्रिवेलिंग ट्रेंड, द इन्वेस्टर में ऑल्सो सिंपली ट्रांसफर द यूनिट टू हिज चाइल्ड डीमैट अकाउंट एज वेल। लास्टली, द इन्वेस्टर विल नॉट हैव टू पे एनी wealth tax on his holding. There may be other expenses to be borne from time to time which the investor need to bear in mind while बाइंग सेलिंग GETFs। अब देखो कि अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मन है तो आपने अपनी यूनिट्स को सेल किया, आप अपना गोल्ड ले सकते हो और उन्हें अलग अलग जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है, जो भी आपकी नई नई ज्वेलरीज हैं, उनके ट्रेंड के हिसाब से आप बनवा सकते हो। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपने ETFs में GETFs में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपना सोना निकालो और आप अपना जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो अपने बच्चे को देना चाहते हो, और आप बच्चे से कंटिन्यू करवाना चाहते हो अपना इन्वेस्ट करवाना, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी इन्वेस्टर है वो सिंपली क्या कर सकता है, अपनी यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपने बच्चे के डीमैट अकाउंट में। यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि हमारी मर्जी, हम किसी को भी अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, है ना। तो जो इन्वेस्टर है वो सिंपली अपनी यूनिट्स जो उसने खरीद रखे हैं वो अपने बच्चे के डीमैट के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है, और एट द लास्ट यहाँ पर उसे कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अगर हम देखा था, अगर हम घर में ज़्यादा सोना रखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। बट अगर आपके घर में तो सोना है ही नहीं ना, आपने तो इन्वेस्ट कर रखा है सोने में, तो यहाँ पे आपको कोई वेल्थ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप GETFs में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं आप हर बार पे कर रहे हो, टाइम टू टाइम इनके कुछ खर्चे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, और जिन खर्चों का आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना होता है। भाई क्या खर्चे होते हैं, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बता दिए जाएंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं ज़रा, क्या दिया है, वर्किंग। अच्छा जी, काय की वर्किंग वो हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी किस चीज़ की वर्किंग। सो द GETF इज डिजाइंड एज एन ओपन एंडेड स्कीम, यानी कि GETFs क्या है, ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम क्या होता है, जिसमें जब मन चाहे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मन चाहे हम निकाल सकते हैं अपना पैसा, तो ये ओपन एंडेड स्कीम है। तो जब आपका मन करेगा आप GETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, जब आपका मन करेगा आप GETF में से अपनी यूनिट्स को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हो, है ना। इन्वेस्टर कैन बाय सेल यूनिट एट एनी टाइम एट देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जैसे मैंने बताया, जब मन चाहेगा आपका अपना बाय सेल करके यूनिट्स को रख सकते हो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ETFs फ्रॉम सिमिलर ओपन एंडेड फंड। इन केस ऑफ ओपन एंडेड फंड, इन्वेस्टर गेट unit at a price based upon the day's NAV. In case of ETF, investor can buy units at a price which is prevailing at the point of time during market hours. Thus, for all investors of open-ended scheme, on any given date they are buying, price will be same. Whereas the ETF investors, the price will vary for each depending upon when they bought units on that day. तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ में दिया है कि इन्वेस्टर गेट यूनिट एट अ प्राइस बेस्ड अपॉन द नेव। अच्छा, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टर्स होता है, जब वो क्या करते हैं, ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं,
तो अगर वो ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब हमारा जो एट द एंड ऑफ द डे यानी कि जब हमारा नेव कैलकुलेट किया जाता है, जब हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद जब हमने नेट एसेट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद नेव कैलकुलेट होने के बाद ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं कि अब आपको कौन से प्राइस के ऊपर जो भी हमारा नेव है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से प्राइस के ऊपर हम सिक्योरिटी देंगे। बट इन केस ऑफ ईटीएफ में क्या होता है कि जो हमारा मार्केट आवर्स हैं, जो मार्केट में समय चल रहा है उसमें जो भी प्राइस है उसी में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 200 का, तो आप इस सिक्योरिटी को भी 200 रुपये में खरीद सकते हो। बट सोचो एक घंटे बाद वो प्राइस हो गया 300 का, तो आप इस सिक्योरिटी को 300 में खरीद सकते हो। और आधे घंटे बाद वो प्राइस कम होकर क्या हो गया, 250 का हो गया, तो आप उस प्राइस को 250 में खरीद सकते हो। तो ईटीएफ में क्या होता है, जो हमारे मार्केट आवर्स हैं उस टाइम पे जो भी हमारा प्राइस चल रहा होता है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो हमारा नेव है, नेव कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड कर देते हैं जिसके ऊपर हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। सो दस फॉर ऑल इन्वेस्टर ऑफ ओपन एंडेड स्कीम ऑन एन गिवन डेट दे आर बाइंग प्राइस विल बी सेम। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी भी तारीख को खरीदें, नेव कैलकुलेट होने के बाद हमारा प्राइस डिसाइड हो गया तो फिर हम किसी भी तारीख में खरीदें, जो हमारा प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है प्राइस तो देखो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स्ड प्राइस है नहीं कि आपको इतने में ही ये सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या होता है, प्राइस वेरी करता है और डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द, अच्छा देखो तो आपका प्राइस भी इसी चीज़ पे वेरी करेगा कि आपने कौन से टाइम पे कौन सी सिक्योरिटी खरीदी है या फिर बेची है। तो ये हमारा यहाँ पे आज का जो वीडियो थी वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।